3 दिसंबर 1971, समय रात 8:05। स्थान भारत के पश्चिमी सीमांत पर फैले वायुसेना अड्डे। अंधेरे आसमान में अचानक गूंजती विस्फोटों की आवाजें एक ऐसे तूफान की शुरुआत कर चुकी थीं जिसका असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला था। पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ ये हमला केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं था, बल्कि वर्षों से सुलगते राजनीतिक तनाव, सत्ता की महत्वाकांक्षा और मानवाधिकारों के कुचले जाने का विस्फोट था। उस रात जब भारतीय रडार पर दुश्मन के विमानों की परछाइयां उभरीं, तब ये स्पष्ट हो चुका था कि अब इतिहास खुद को बदलने वाला है। पूर्वी पाकिस्तान में महीनों से एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। शेख मुजीबुर रहमान की जीत के बावजूद सत्ता का हस्तांतरण रोक दिया गया था और याहिया खान के आदेश पर शुरू हुआ दमन चक्र लाखों निर्दोष लोगों के खून से सड़कों को रंग चुका था। गांव जलाए जा रहे थे, आवाजें दबाई जा रही थीं और एक पूरी जाति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। ये केवल एक आंतरिक संकट नहीं था, बल्कि एक मानवीय त्रासदी थी जिसने भारत की सीमाओं तक शरणार्थियों की एक अनंत धारा बहा दी। हर दिन हजारों लोग सीमा पार कर रहे थे, अपने साथ दर्द, भय और टूटे हुए सपनों की कहानियां लेकर। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के सामने केवल एक युद्ध का नहीं, बल्कि एक नैतिक निर्णय का प्रश्न खड़ा हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक जोखिम और संभावित विनाश के बावजूद उनके भीतर एक कठोर संकल्प आकार ले रहा था। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ अपनी रणनीति को धैर्य और सटीकता के साथ गढ़ना शुरू कर दिया था। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अंतिम चाल की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हमला किया, भारत के लिए यह संकेत था कि अब प्रतिक्रिया अपरिहार्य हो चुकी है। अगले ही क्षण भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आसमान में गूंजती लड़ाकू विमानों की गर्जना, जमीन पर बढ़ती टैंकों की हलचल और समुद्र में तैनात युद्धपोतों की गतिविधियां, हर दिशा में युद्ध का विस्तार हो रहा था। ये केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं, दो दृष्टिकोणों और दो भविष्य की टकराहट थी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने एक अभूतपूर्व रणनीति अपनाई। लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म का मार्ग प्रशस्त करना था। जंगलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के बीच आगे बढ़ते भारतीय सैनिक हर कदम पर दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ते हुए ढाका की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ थे मुक्ति वाहिनी के योद्धा, जिनकी आंखों में अपने देश की आजादी का सपना जल रहा था। हर गोली, हर कदम उस सपने को साकार करने की दिशा में एक प्रयास था। समय के साथ युद्ध और भी उग्र होता गया। पश्चिमी मोर्चे पर भीषण लड़ाइयां, पूर्व में तेजी से बढ़ती भारतीय सेना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ता दबाव, सब कुछ एक साथ घटित हो रहा था। अमेरिका और चीन की गतिविधियां, संयुक्त राष्ट्र में उठती आवाजें और वैश्विक राजनीति का जटिल खेल इस युद्ध को और भी गहराई दे रहा था। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सैनिकों का संकल्प अडिग था। 16 दिसंबर 1971, समय दोपहर 4:31। स्थान ढाका का रेस कोर्स मैदान। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वो क्षण जब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य सरेंडरों में से एक बन गया। उस क्षण केवल एक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। ये विजय केवल सैन्य शक्ति की नहीं थी, बल्कि एक नैतिक साहस, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और मानवीय संवेदना की जीत थी। 1971 का ये युद्ध आज भी ये याद दिलाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब इतिहास खुद हस्तक्षेप करता है और एक नई दिशा तय करता है। 16 दिसंबर 1971 की उस शाम के बाद, जब ढाका की धरती पर हथियारों की आवाजें धीरे धीरे थमने लगी थीं, तब एक अजीब सी खामोशी पूरे उपमहाद्वीप पर छा गई थी। ये खामोशी केवल युद्ध के अंत की नहीं थी, बल्कि उन लाखों कहानियों की थी जो इस संघर्ष में हमेशा के लिए खो चुकी थी। जले हुए गांवों की राख, टूटे हुए घरों के मलबे और बिछड़े परिवारों की अधूरी यादें, हर ओर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें जीत और हार दोनों की गूंज एक साथ सुनाई देती थी। ढाका की सड़कों पर जब भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे, तब उनके कदमों के साथ एक नए राष्ट्र की धड़कन भी आकार ले रही थी।
बांग्लादेश, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान था, अब एक स्वतंत्र पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर उभर चुका था। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोगों की जानें, असंख्य महिलाओं की अस्मिता और एक पूरी पीढ़ी का दर्द, ये सब उस विजय के पीछे छिपा हुआ सच था जिसे इतिहास अक्सर संक्षेप में बयान कर देता है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के सामने अब एक अलग चुनौती थी। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन उसके बाद की शांति को बनाए रखना कहीं अधिक कठिन था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि, शरणार्थियों की वापसी और नवगठित बांग्लादेश के साथ संबंधों को स्थिर करना, हर निर्णय अब उतना ही महत्वपूर्ण था जितना युद्ध के समय लिया गया कोई भी कदम। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर एक गहरी उथल-पुथल शुरू हो चुकी थी। याहिया खान की सत्ता हिल चुकी थी और एक ऐसे आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिसने आने वाले वर्षों में पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था। लेकिन इस युद्ध की सबसे गहरी छाप उन सैनिकों और आम लोगों पर पड़ी थी जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। भारतीय सैनिक जो जीत के साथ लौटे, उनके भीतर भी युद्ध की यादें हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। हर गोली की आवाज, हर साथी की शहादत और हर जीत का क्षण उनके मन में एक अमिट छाया की तरह बस गया था। ये जीत जितनी गर्व की थी, उतनी ही भारी भी थी। समय के साथ 1971 का ये युद्ध इतिहास की किताबों में एक अध्याय बन गया, लेकिन इसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये उस शक्ति का प्रमाण था जो तब जन्म लेती है जब अन्याय के खिलाफ एक राष्ट्र खड़ा होता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सीमाओं पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ केवल जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती हैं, बल्कि वे मानवता, सम्मान और अस्तित्व के लिए लड़ी जाती हैं। आज दशकों बाद भी जब इस युद्ध की घटनाओं को याद किया जाता है, तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि इतिहास केवल तारीखों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है। ये उन्हें भावनाओं, निर्णयों और बलिदानों का परिणाम है जो एक पूरी पीढ़ी की दिशा तय करते हैं। 1971 का युद्ध ऐसी ही एक कहानी है जहां अंधेरे के बीच से एक नई सुबह ने जन्म लिया और दुनिया ने देखा कि जब समय सही होता है तो परिवर्तन अवश्यम भावी हो जाता है।